अपने मुल्क में कैसा भारत हो, अगर हम आज़ाद होते हैं तो कैसा भारत बनना चाहिए, किस तरह का राष्ट्र राज्य बनना चाहिए, कौन सा तंत्र होना चाहिए, उस तंत्र की संचालक शक्तियां कौन होनी चाहिए और उन संचालक शक्तियों का एजेंडा क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पर सफाई नहीं थी। इन चीज़ों पर एक रूपता नहीं थी, विचारों की कंसिस्टेंसी नहीं थी। उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज की, उसमें महात्मा गांधी के आने से पहले जो लोग थे वो बेहद कंजर्वेटिव थे। एक बड़ा हिस्सा, एक गरम दल था थोड़ा, एक जो सो कॉल्ड लिबरल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, वो डोमिनेट करते थे। वो सभी बहुत बड़े रईस परिवारों के लोग होते थे, बैरिस्टर से नीचे कोई उतरता नहीं था, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होता था, बड़े जमींदार होते थे। तो यही लोग भारत में आज़ादी की लड़ाई के उस दौर के अगुवा थे। महात्मा गांधी ने इन लोगों की राजनीति को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, इनके ही राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए उसको मास पॉलिटिक्स यानी जनता की राजनीति में कन्वर्ट किया, क्योंकि जनता के बीच वो जो पहले वाले नेता थे वो नहीं थे। महात्मा गांधी ने जनता के बीच में इस एजेंडे को ले जाकर के उन्होंने एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया, जिसमें नेहरू से लेकर पटेल तक और बहुत सारे लोग इमर्ज किए। तो ये जो आज जरा सा एक सेकंड, जरा सा हमें देखने भी तो दीजिए लोगों को, ये लोगों को देखने का नहीं है। ठीक है, 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 ओके ओके ओके। देखिए, बात यह है ना कि हम लोग जब बात करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि किससे बात कर रहे हैं। तो हम आपसे संवाद कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो एक आलाप हो जाएगा, आपके चेहरे से भी कई बार समझ में आएगा कि क्या विचार चल रहे हैं आपके दिमागों में। तो आमना सामना होना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसी में समस्याएं बहुत सारी थी, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन थे उसके, और भारत कहाँ जाएगा ये एक तरह से उसमें निहित था। इसलिए आप देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारी धाराएं, हम बार बार इस बात को जहां भी जाते हैं कहते हैं कि बहुत सारी धाराएं इमर्ज की। उसमें कांग्रेस की धारा थी, जो मैंने जैसे कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल वगैरह वगैरह। दूसरी जो धारा थी वो बाद के दिनों में इमर्ज की, भगत सिंह की धारा थी, जो इस देश में एक वैज्ञानिक ढंग की पद्धति, समाज के संचालन की, शासन के संचालन की, उसको स्थापित करना चाहते थे। बहुत कम उम्र में वो शहीद हो गए, और अगर शायद वो 23 साल के बाद भी 20 साल 25 साल कम से कम रहे होते तो शायद उनकी वैचारिकता का विकास और हुआ होता। क्योंकि एक तरफ उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं इस तरह का लेख लिखा, तो दूसरी तरफ अछूत समस्या पर लेख लिखा, उन्होंने किसानों पर लेख लिखे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के कंजर्वेटिव्स पर लेख लिखा, उन्होंने ड्रीमलैंड की भूमिका जैसा महानतम समीक्षात्मक लेख लिखा। और यही नहीं, उन्होंने कानपुर से छपने वाले एक बहुत मशहूर अखबार प्रताप में लंबे समय तक एक तरह का अनियमित कॉलम भी लिखा। उसमें भी समसामयिक राजनीति पर उनके विचार सामने आते रहे। अब उनकी जो पार्टी थी और उनकी जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी उसमें तरह तरह के लोग थे। उसमें पोंगा पंडित टाइप के भी लोग थे, कंजर्वेटिव्स भी लोग थे, उसमें मध्यवर्गीय किस्म के लोग थे, लड़ाई भिड़ाई करने वाले लोग थे, सिर्फ तोप और बंदूक और पिस्तौल की बात करने वाले लोग थे। लेकिन भगत सिंह उनमें बिल्कुल डिफरेंट थे, और यही कारण है कि सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में वो एक आइडियलॉग के तौर पे इमर्ज किए। और मेरा ऐसा विश्वास है उनको पढ़ने के बाद कि अगर वो ज़्यादा दिन तक जीवित रहते तो भारत के बहुत बड़े क्रांतदर्शी नेता बनते। और ऐसे में जो एक तीसरी धारा थी हमारे आज़ादी की लड़ाई के दौरान वैचारिक तौर पे जो काम कर रही थी, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थी। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके बारे में बहुत सारे कांग्रेसी और आज के भाजपाई या सो कॉल्ड लिबरल जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि वो तो कोलैबोरेटर थे, वो तो अंग्रेजों से सहयोग करते थे। लेकिन वो इस तरह की जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं
कि पूरी जो आज़ादी की लड़ाई का पर्सपेक्टिव जो था कांग्रेस पार्टी का, उसको रिजेक्ट करते थे बाबा साहब। बाबा साहब उसको पूरी तरह खारिज करते थे, क्योंकि जो चीजें हम आज भारत में देख रहे हैं उनका उस लड़ाई के बाद बनने वाले राष्ट्र राज्य का क्या हश्र होगा, ये बाबा साहब ने 30s और 40s में देख लिया था। तो जो चीजें आप 2022 में देख रहे हैं, 2024 से 22 के बीच में जो सिनारियो इंडिया का है, उस सिनारियो के बारे में बाबा साहब ने 1936 में, 1940 में, 1944 में न जाने कितनी राइटिंग्स की हैं, जिनका जिक्र मैं 2020 में करता रहूंगा। तो यही कारण है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो आजादी, भारत की आजादी के लड़ाई के बीच एक ऐसे चिंतक के रूप में उभरते हैं जो कांग्रेस के आजादी के कंसेप्ट और डेमोक्रेसी के कंसेप्ट और राष्ट्र राज्य की पूरी धारणा को चुनौती देते हैं। वो वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में जिन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह के राष्ट्र राज्य बनाने का वो एक तरह से एजेंडा पेश करते हैं, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, वो चमत्कारिक है। वो महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल सबके रहते हुए उनके पॉलिटिकल एजेंडे में वो कहीं दिखता नहीं, और बाद में सब ताली बजाते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम हो गया। चाहे वो ट्रेड यूनियन राइट का मामला हो या महिलाओं के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं और तमाम तरह की जो उनके राइट्स दिए गए वायसराय काउंसिल में रहते हुए बाबा साहब के, वो सारे के सारे जो राइट्स थे, जिनको के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने कानूनों में आज़ादी के बाद भारत में इनकॉर्पोरेट किया गया, उसको इनहेंस किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया, वो बाबा साहब ने उस दौरान किया था। बाबा साहब ने सिर्फ आजादी के लिए या राष्ट्र राज्य के लिए, सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए ही काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि इस देश को अगर हमें राष्ट्र राज्य के रूप में अक्षुण्ण रखना है, ताकतवर बनाना है, तो इमेंसिपेशन यानी इस देश के जो आम लोग हैं उनके लिए मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा। और उनका कहना था कि ये केवल एक वोट और एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को लागू करने से नहीं होगा। जब तक अपने देश में सामाजिक और आर्थिक तौर पे लोकतंत्र नहीं स्थापित किया जाता, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रहेगा, बल्कि उसका खात्मा भी हो सकता है। और यही कारण है कि 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी स्पीच में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने देश को चेताया और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र के रूप में सामने आएंगे, यानी लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा, लोकतांत्रिक संरचना हमारे पास होगी, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू हो जाएगा, लेकिन तब भी हम डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। ये मैं बाबा साहब के शब्दों को अपनी स्मृति से आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें कुछ शब्द हेरफेर हो सकता है, लेकिन इसका जो मजमून है, कंटेंट जो है वही है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने देश में सदियों से जो चली आ रही असमानता है, जो आर्थिक है, जो सामाजिक है, जब तक हम इसको न्यूनतम नहीं करते, इसको मिनिमाइज नहीं करते, इसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास नहीं करते, तब तक भारत में संवैधानिक लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं है। और अगर यह काम नहीं किया गया, जो सरकारें चलाएंगी सत्ता को, उन लोगों ने राजनीतिक नेतृत्व को एक तरह से उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर अपने परिप्रेक्ष्य, अपने विचार के इकलौते व्यक्ति थे। और उन्होंने ये कहा कि अगर सरकारों ने ये काम नहीं किया तो इसी देश के जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जो आम लोग हैं, इस तंत्र को ध्वस्त करने में जुटेंगे। यह तक चेतावनी दे दी। और आज आप क्या देख रहे हैं? तमाम लोग, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, वो एक अजीब खतरनाक एजेंडे के साथ लामबंद हो रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा, जो लोग बुलडोजर के पीछे घूम रहे हैं, वो ये मत सोचिए कि वे सारे के सारे हिंदू अपर कास्ट के लोग हैं। हिंदू अपर कास्ट के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, इटली,
जापान, तमाम मुल्कों में भेजकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन बुलडोजर का काम और समाज के लोकतंत्र को बुलडोज करने के काम में ये वो शक्तियां जो बुलडोजर की शक्तियां हैं, वो दलित ओबीसी के बच्चों को लगा रहे हैं, यहां तक कि ट्राइबल के बच्चों को लगा रहे हैं। स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो वो बुलडोजर स्कूल में जाएंगे। तो